Assalamualaikum and welcome to another lecture on Karen Horney's theory of personality. You are watching Psychology Facts by Lara. In today's lecture, we will discuss another very important topic of Karen Horney theory, basic anxiety, the foundation of neurosis. Students, in previous lectures, we have gradually built our understanding on Karen Horney's perspective. सबसे पहले हमने Sigmund Freud versus Karen Horney को डिस्कस किया. इसके बाद हमने डिटेल में Karen Horney की लाइफ को देखा. Lastly, we have discussed very important topic of her theory, that is the childhood need for safety. So in today's video, we will discuss basic anxiety, the foundation of neurosis topic, and it's actually the continuation of the last topic. अगर आपने last video नहीं देखी तो मैं आपको recommend करूंगी कि आप पहले वो video देख लें ताकि आपको ये concept अच्छी तरह से समझ आ सके. So here is a reminder for new viewers. You are watching Psychology Facts by Lara and I upload content related to psychology. मेरे channel पर psychology की तमाम major theories पर lecture मौजूद हैं. Along with that, I have already uploaded lectures on DSM, most important disorders, solved psychology MCQs related to most important chapters of psychology. In short, I upload content related to psychology, related to parenting. So subscribe my channel and hit the bell icon so that you won't miss the latest updates. Students, basic anxiety को समझने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था. Obviously, it's a recap. डिटेल में अगर आपने इस टॉपिक को समझना है तो मेरे चैनल पे जाकर ये लेक्चर देख सकते हैं, द चाइल्डहुड नीड फॉर सेफ्टी. सो अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्ने, चिल्ड्रन हैव फंडामेंटल नीड फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. यानी बच्चे को ये फील होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनके पास रहूं, मैं अपने पेरेंट्स के पास ही प्रोटेक्टेड हूं और मैं टोटली अपने पेरेंट्स पर डिपेंड कर सकता हूँ हर चीज़ के लिए. सेंस ऑफ सेफ्टी बच्चे के अंदर प्रेजेंट होती है तो एक हेल्दी फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी डेवलप होती है. लेकिन आप सोचें क्या होता है जब बच्चों की सेफ्टी नीड्स रिपीटेडली थ्रेटन की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा कॉन्स्टेंटली क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है, उसे सिबलिंग से कंपेयर किया जाता है, पेरेंट्स कभी तो उसको अफेक्शन शो करते हैं लेकिन यूजुअली उसको अनफेयर पनिशमेंट देते हैं. अब आप एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से सोचें, एक बच्चा जो टोटली सर्वाइवल के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है, वो सिंपली पेरेंट्स को ये नहीं कह सकता कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ या आप मुझे फेयरली ट्रीट नहीं करते या मुझे बुरा ट्रीट करते हैं. बच्चे के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और यही वो जगह है जहाँ पे साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है. यानी बच्चे के अंदर हॉस्टिलिटी डेवलप होती है पेरेंट्स के अनफेयर बिहेवियर की वजह से. ऑब्वियसली बच्चे कंफर्टेबली ये हॉस्टिलिटी तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते. सो यही अनरिजॉल्व हॉस्टिलिटी बच्चे को बेसिक एंजाइटी की तरफ लेके जाती है. बच्चे के अंदर बेसिक एंजाइटी डेवलप हो जाती है. व्हाट इज बेसिक एंजाइटी? फीलिंग ऑफ बीइंग लोनली, हेल्पलेस इन अ हॉस्टाइल वर्ल्ड. और ये बेसिक एंजाइटी लेटर ऑन न्यूरोसिस की तरफ जाती है. सो स्टूडेंट्स, आपने ये सीक्वेंस याद रखना है कि किस तरह से बच्चों के अंदर बेसिक एंजाइटी डेवलप होती है जो लेटर ऑन न्यूरोसिस को लीड करती है. सो in today's lecture, we will deeply dive into the topic, the basic anxiety, the foundation of neurosis. Firstly, we will discuss what is basic anxiety. Then we will discuss why kids develop it, the four self-protective styles, the problem with these styles, what is neurosis, and at last we will conclude the topic. Basic anxiety को समझने के लिए मैं चाह रही हूँ कि आप एक क्वेश्चन अपने माइंड में रखें. एक बच्चा जब अनसेफ फील करता है तो उसे इर्द गिर्द का माहौल या ये दुनिया कैसी दिखाई देती है. एक एडल्ट तो ये कह सकता है ओके इट्स अ डिफिकल्ट फैमिली सिचुएशन, लेकिन बच्चे के अंदर इस तरह का पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं हुआ होता. और वो लोग जिन्होंने लव, सपोर्ट, प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है, वही जब बच्चे के अंदर डर पैदा कर देते हैं या बच्चे को रिजेक्ट करते हैं या ह्यूमिलिएट करते हैं सबके सामने, तो बच्चे इस वर्ल्ड को भी अनसेफ फील करना शुरू कर देते हैं. That's why it's very important to understand Karen Horney basic anxiety concept. Now let's slow down and understand each part of the definition. First, feeling alone. इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा physically alone है. Obviously he would be surrounded by parents, sibling, teachers or others. But emotionally वो क्या feel कर रहा है? कोई मुझे नहीं समझता, मैं किसी पर depend नहीं कर सकता, मुझे सभी खुद डील करना पड़ता है. Second part is helplessness. Obviously बच्चे naturally adults पर dependent होते हैं. They cannot simply walk away from the relationships. They are dependent for the protection, for the shelter, for the emotional support. और जब यही parents बच्चों को emotional support नहीं provide करते, उनको threaten करते हैं, तो बच्चे helpless feel कर रहे होते हैं. For example, एक 7 साल के बच्चे को अगर उसका father harshly punish करता है तो बच्चा यही सोचेगा I am scared of my father but at the same time I need him because I am dependent on him. So child faces a very difficult situation जिसमें वो यही सोच रहा होता है जिसने मेरी प्रोटेक्शन करनी है, मुझे उससे डर लगता है. इसी वजह से बच्चों के अंदर हेल्पलेसनेस की फीलिंग डेवलप हो जाती है. सो वो यही सोच रहे होते हैं कि ना तो वो अपने पेरेंट्स से लड़ सकते हैं, ना वो एस्केप कर सकते हैं.
even though मेरे पेरेंट्स मुझे हर्ट करते हैं but I still need them. And the third main point of this definition is in a hostile world. बच्चे अपनी सराउंडिंग्स को थ्रेटनिंग और अनप्रिडिक्टेबल समझने लग जाते हैं। बच्चे यही सोचने लग जाते हैं कि जब भी वो मिस्टेक करेंगे उन्हें पनिश किया जाएगा, जब भी वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, तो वो ओवरऑल फियरफुल हो जाते हैं एंड दे यूजुअली थिंक कि जब भी हम डिसएग्री करेंगे हमें रिजेक्ट किया जाएगा। सो ओवर द टाइम क्या होता है, वो एक ही सिचुएशन से फियरफुल नहीं होते, उनके अंदर एक जनरल फीलिंग डेवलप हो जाती है सराउंडिंग्स के बारे में that this world is not safe. So याद रखना है, basic anxiety is not simple or ordinary nervousness before an exam or an interview. ये एक डीपर साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है जिसमें बच्चे के अंदर परसिस्टेंट सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और हेल्पलेसनेस डेवलप हो जाती है। बच्चे फियरफुल हो जाते हैं और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। सो व्हाई किड्स डेवलप एंजाइटी? बच्चों का अर्ली इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑब्वियसली जब इन्वायरमेंट रिपीटेडली बच्चे को अनसेफ फील कराएगा, बच्चों के अंदर हॉस्टिलिटी डेवलप होगी जो कि एंजाइटी को लीड करेगी। बच्चे फिर ये सीख लेंगे कि किस तरह से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सपोज एक बच्चा है जिसको पता है कि जब भी मैं डिसएग्रीमेंट शो करूँगा मुझे हार्शली ट्रीट किया जाएगा, मुझे हार्शली पनिश किया जाएगा। इवेंचुअली क्या होगा, बच्चा डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस नहीं करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा हर चीज़ पर एग्री करने लग गया है। बच्चे ने सीख लिया है इफ़ आई विल स्पीक आई विल गेट हर्ट। या एक और एग्जांपल देखें कि एक बच्चे ने सीख लिया है कि मुझे अफेक्शन तभी मिलती है जब मैं एग्जैक्टली पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर शो करता हूँ। सो यहाँ पे बच्चा सीख चुका है इफ़ आई वॉन्ट लव आई हैव टू प्लीज़ माई पेरेंट्स। सो बच्चे इन्वायरमेंट को डील करने के लिए कुछ तरीके इख्तियार कर लेते हैं। नॉट नेसेसरीली बैड चिल्ड्रन, दे आर एक्चुअली कोपिंग विद देयर इन्वायरमेंट टू फील सेफ। सो ये स्ट्रैटेजीज एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं जो बच्चों को सेफ फील करा रही होती हैं। यही स्ट्रैटेजीज या कोपिंग स्टाइल्स या फ्रेमवर्क्स को कैरन हॉर्ने ने प्रोटेक्टिव स्टाइल्स का नाम दिया है, जो टेम्परेरी बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। So let's go through them one by one. According to Karen Horney, there are 4 protective styles and we all pick at least one to feel safe. Number 1 is moving toward people. Basic idea क्या होता है? If you love me, you won't hurt me. यानी गोल क्या होता है? To gain affection. Later on adulthood में ये बच्चा क्या करता है? एक्सेसिवली लोगों को प्लीज़ करना शुरू कर देता है और कॉन्स्टेंटली वो यही सोचने लग जाता है कि क्या लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, क्या ये सब मुझसे गुस्सा है, मैंने किसी को डिसअपॉइंट तो नहीं किया। और इन्हें नो कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर वो नो कहेंगे तो दूसरे उसे ह्यूमिलिएट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे और इसकी वजह से वो अनसेफ फील करेगा। एंड दे ऑलवेज नीड अप्रूवल। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने सीखा था कि जब भी मैं पेरेंट्स को प्रेज़ करूँगा, वैसा ही टिपिकल बिहेवियर शो करूँगा जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो मुझसे खुश होंगे, मुझे अफेक्शन शो करेंगे और अप्रूवल शो करेंगे। सो वो चाइल्ड ओवरली ओबीडिएंट हो जाता है, एक्सट्रीमली ओबीडिएंट हो जाता है। सो ये हमेशा यही कोशिश करते हैं कि दूसरों को खुश कर सकें ताकि वो सेफ फील कर सकें। सेकेंड इज़ मूविंग अगेंस्ट पीपल। और अंडरलाइंग बिलीफ क्या है इस कोपिंग स्ट्रैटेजी में? अगर मैं पावरफुल होऊंगा तो कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकेगा। इंस्टेड ऑफ सीकिंग प्रोटेक्शन थ्रू अफेक्शन एंड लव, दे सीक प्रोटेक्शन थ्रू पावर एंड कंट्रोल। इमेजिन करें एक बच्चे ने चाइल्डहुड में ये सीख लिया है कि अगर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगा तो लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे। सो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, डोमिनेट और हाई कंट्रोलिंग बिहेवियर शो कर देते। इसी तरह अडल्टहुड में ये हर सिचुएशन को, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो यही चाह रहे होते हैं कि सब मेरे मुताबिक चलें। और इनका माइंडसेट क्या बन जाता है, जब हम स्ट्रांग होंगे तो हमें कोई हर्ट नहीं कर सकेगा, हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा वरना हम वल्नरेबल हो जाएंगे। थर्ड इज़ मूविंग विद पीपल, सबमिसिव और कंप्लाइंट बिहेवियर। इनका माइंडसेट या अंडरलाइंग बिलीफ क्या होता है? इफ़ आई गिव इन आई वॉन्ट बी हर्ट। यहाँ पर पर्सन अपनी हर ख्वाहिश, अपनी हर बात को छोड़ देता है और सरेंडर कर देता है। बेसिक आइडिया क्या है? इफ़ आई गिव इन आई वॉन्ट बी हर्ट। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स अपने दोस्त से डिसएग्री करता है लेकिन उसे क्या कहता है? डू वट एवर यू वॉन्ट। और इसी तरह कॉन्स्टेंटली हर रिलेशनशिप में वो अपनी नीड्स को सेक्रीफाइस करने लग जाते हैं ताकि रिलेशनशिप्स बच सकें। हर प्रोटेक्टिव स्टाइल के अंडरलाइन पर्पस को समझना ज़रूरी है। देखने में तो यही लग रहा होता है कि ये लोग अपनी वीकनेस शो कर रहे हैं, बट इन रियलिटी दे आर एक्चुअली मेंटेनिंग देयर सेफ्टी। नंबर फोर्थ प्रोटेक्टिव स्टाइल इज़ मूविंग अवे फ्रॉम पीपल। इसमें विदड्रॉन और डिटैच बिहेवियर देखने को मिलता है। यानी
पर्सन ये सोच रहा होता है, इफ़ आई नीड नो वन कैन हर्ट मी, और लव या पावर अटेन करने की कोशिश के बजाय ये विदड्रॉ कर लेता है। और ये लोग इमोशनल क्लोजनेस को अवॉइड करते हैं, इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। वो अपने आप को यही कह रहे होते हैं, वी डोंट नीड एनीवन, वी कैन हैंडल एवरीथिंग बाय देयर सेल्फ। और रिलेशनशिप्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, सो वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम रिलेशनशिप। तो इंडिविजुअल्स ये 4 प्रोटेक्टिव स्टाइल इस्तेमाल करते हैं अपने आप को सेफ फील कराने के लिए। याद रखें, these are not personality type, these are the strategies we actually develop to protect ourselves from basic anxiety. Now we are at very important topic of Karen Horney theory. आप सोच रहे होंगे अगर ये strategies इतनी helpful हैं तो फिर मसला क्या है। तो इशू ये है कि ये strategies शॉर्ट टर्म के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती हैं, बट लॉन्ग टर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती हैं। सो सबसे पहले क्या मसला आता है, हेयर द गोल इज टू अवॉइड पेन नॉट टू फाइंड जॉय। यानी कि एक पर्सन फोकस क्या करता है कि वो अपने आप को किस तरह से हर्ट होने से बचा सकता है, रादर देन वो ये नहीं सोचता कि वो किस तरह से ग्रो कर सकता है, एक्सेल कर सकता है, उसे क्या चीज़ खुश करती है और वो असल में क्या करना चाहता है, वो इस चीज़ पर काम नहीं कर। हियर पर्सन इज सर्वाइविंग साइकोलॉजिकली रादर देन फुली लिविंग। सेकेंड प्रॉब्लम इज दीज प्रोटेक्शन नीड्स बिकम सो इंटेंस। यानी कि ये स्टाइल्स या ये नीड्स इतनी ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती हैं कि बाकी सारी ऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल नीड्स में भी इंटरफेयर करना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्जांपल, नीड ऑफ अप्रूवल इतना ज़्यादा डोमिनेंट हो जाए कि पर्सन उसी के बारे में हर वक्त सोचता रहे, इवन स्मॉल क्रिटिसिज्म भी उसको थ्रेटनिंग लग रहा हो। लेट्स एज्यूम एक स्मॉल सी कन्फ्यूजन में भी एक पर्सन अपनी हेल्थ को बिल्कुल सेक्रीफाइस करना शुरू कर दे, अपनी नीड्स को पूरा ना करे, वो यही एक्सपेक्ट करे कि जिस पर्सन के साथ क्लैश है या कन्फ्यूजन है वो उसको टाइमली कांटेक्ट कर ले और वो इसी वेट में अपनी बाकी नीड्स को भी इग्नोर कर दे। सो इस तरह से ये प्रोटेक्टिव स्टाइल्स या ये प्रोटेक्टिव नीड्स इतनी ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती हैं कि बाकी नीड्स में भी इंटरफेयर करने लग जाती हैं। थर्ड प्रॉब्लम इज़ दी स्टाइल्स कैन क्लैश। इमेजिन करें एक शख्स को जो डेस्परेटली चाहता है कि उसे सब पसंद भी करें, लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहता है कि वो सबको कंट्रोल करे। So what they want, please accept me. So at the same time they want I must remain in control. और इसकी वजह से क्या होता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस और एनजाइटी डेवलप हो जाती है। यानी वो कोपिंग स्टाइल्स जो हेल्प कर रहे थे, अब वो ओवरऑल एक पर्सन की लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। सो आपने याद रखना है, इन कोपिंग स्टाइल के रिजिड और एक्सेसिव होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो कि कैरन हॉर्ने के मुताबिक इम्पोवरिश्ड पर्सनालिटी को लीड करते हैं, जिसमें ज़्यादा न्यूरोसिस देखने को मिलता है, जिसमें पर्सन का रिस्ट्रिक्टेड सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, वो रिलेशनशिप्स अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकते, क्रॉनिक एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की तरफ जाते हैं। सो एज वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट स्लाइड के प्रोटेक्टिव स्टाइल्स जब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो एक इम्पोवरिश्ड पर्सनालिटी डेवलप होती है जो कि न्यूरोसिस की तरफ लीड करती है। अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्ने, क्या है न्यूरोसिस? Neurosis is a pattern of rigid, unhealthy ways of thinking, feeling, and behaving that develops as a person try to cope with basic anxiety. यानी basic anxiety को cope करने के लिए एक person जब rigid, unhealthy ways अपनाता है, उसको न्यूरोसिस कहते हैं। याद रखना है, न्यूरोसिस में पर्सन का रियलिटी कॉन्टैक्ट मेंटेन रहता है, ही स्टेज इन टच विद रियलिटी बट एक्सपीरियंस chronic anxiety, inner conflict, and he has maintained rigid coping patterns and he can't maintain हेल्दी रिलेशनशिप्स। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है, कैरन हॉर्ने ने सिंपली ये नहीं कहा कि एक पर्सन न्यूरोटिक हो जाता है जब उसके साथ कुछ गलत होता है। शी मेनली स्टेटेड कि क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से पर्सन न्यूरोसिस की तरफ लीड करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिस्कस किया था कि जिस पर्सन को अप्रूवल चाहिए होगा वो कॉन्स्टेंटली रीअश्योरेंस मांग रहा होता है। इसी तरह जिसको कंट्रोल चाहिए वो एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल होता है उस सिचुएशन में जहाँ पे उसके पास पावर नहीं होती। इसी तरह जो विदड्रॉ कर रहा होता है वो लेटर ऑन रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर सकता। सो यही कोपिंग स्टाइल्स जो एक टाइम पर हेल्प कर रहे होते हैं, लेटर ऑन एडिशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाते हैं। सो दैट्स वाई अंडरस्टैंडिंग कैरन हॉर्ने थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने याद रखना है, अनसेफ चाइल्डहुड लीड्स टू बेसिक एंजाइटी एंड बेसिक एंजाइटी नीड्स टू रिजिड सेल्फ प्रोटेक्टिंग कोपिंग स्टाइल्स एंड दैट रिजिड सेल्फ प्रोटेक्टिव कोपिंग स्टाइल्स लीड टू न्यूरोसिस। विल कंक्लूड द टॉपिक बेसिक एंजाइटी द फाउंडेशन ऑफ न्यूरोसिस। अगर एक बच्चे को सिक्योर लविंग इन्वायरमेंट मिलता है जिसमें बच्चा सेफ, लव और एक्सेप्टेड फील करता है, ऑब्वियसली ही वुड बी लेस एंशियस और उसकी
पर्सनैलिटी हेल्दी, कॉन्फिडेंट और फ्लेक्सिबल होगी। और कॉन्ट्ररी देखा जाए एक बच्चा अपने ही घर में अनसेफ, अनलव्ड, इनसिक्योर फील कर रहा है बिकॉज ऑफ पेरेंट्स इशू, बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन, तो बच्चे के अंदर एनजाइटी डेवलप होगी, जिसकी वजह से न्यूरोटिक पैटर्न्स डेवलप हो सकते हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्ने, बेसिक एंजाइटी इज द फाउंडेशन ऑफ neurosis. So that's bring us to the end of the lecture. I hope you all have learned from this topic. In the next lecture, we will discuss neurotic needs and trends. We will explore Karen Horney's 10 neurotic needs and 3 neurotic trends and how they develop from basic anxiety. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, please like this video, subscribe Psychology Facts by Lara, as 90% viewers just watch the video, they don't even subscribe. So you have to subscribe the channel and hit the bell icon for latest updates, and share this video with your friends and classmates as well. See you in the next video. Till then, take care.